नमस्कार, मैं सूरज वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रहार सीरीज के अंतर्गत जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आ गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य में आधिकारिक रामसर स्थल में लोनार झील स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, हमारी जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे बात आती है कि रामसर स्थल क्या है। रामसर स्थल क्या होता है, रामसर एक स्थल ऐसा होता है इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है, क्या आता है, वह क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या आता है, वह क्षेत्र जो आर्द्र भूमि होता है, आर्द्र 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 भूमि होती है, जहां पर आर्द्र भूमि, जहां पर जैव विविधता अधिक होती है, जहां पर क्या होता है, जहां पर जैव विविधता अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है, उस स्थल को रामसर स्थल में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि इसको जो रामसर स्थल है इसके द्वारा उस स्थान को सुरक्षित किया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात आती है कि रामसर स्थल की यह जो संधि है यह किस वर्ष हुई। रामसर स्थल जो संधि हुई वह कब हुई, 1975 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1975 ईस्वी में हुई। ये जो संधि है कब हुई, 1975 ईस्वी में हुई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 चाल दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन से नदी बनाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, 12 चाल दर्रे से के दोनों किनारों से निकलने वाली जो दो नदियां हैं, दो जलधाराएं हैं, वो किस नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पे किस नदी का निर्माण करती हैं, आइए देखते हैं। पहला झेलम होगा, चिनाब होगा, रावी होगा कि सिंधु होगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा चिनाब नदी हो जाएगा। क्या होगा, चिनाब नदी ऐसी नदी है, चिनाब नदी जो ऐसी नदी है जो 12 चाल दर्रे से निकलने वाली दो जलधाराएं जो कि विपरीत दिशा से निकलते हैं और आकर के एक चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। अब चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है, चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। कैसी, मुख्य सहायक नदी है। अब इसका जो जल है तो सिंधु नदी जो समझौता है उसके आधार पर इसका भारत और पाकिस्तान के द्वारा इसके पानी को यूज किया जाता है। कौन कौन इसका पानी यूज करता है, भारत और पाकिस्तान। कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा इसको सिंधु नदी जो है उसके समझौते द्वारा चिनाब नदी का पानी भी भारत और पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। इसमें से कौन सा संग्रहालय है जो कटक में स्थित है। पहला नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, दूसरा है भारतीय संग्रहालय, तीसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय और चौथा है सालार जंग संग्रहालय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय स्थित है। कहां पे स्थित है, कटक में। यहाँ पे ऑप्शन भी, फिर इसको दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ संग्रहालय दिए हुए हैं और वो कहाँ पर स्थित है इनके बारे में बताया गया है। तो हमारा पहला जो संग्रहालय है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। दूसरा आता है भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारतीय संग्रहालय जो स्थित है वो कोलकाता में स्थित है। अगला आता है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, यह जो हमारा संग्रहालय है हैदराबाद में स्थित है। अगला आता है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है मुंबई में स्थित है। हमारा अगला जो है सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है। सरकारी संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो जो सरकारी संग्रहालय है वो हमारा चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। अगला हमारा है नेपियर संग्रहालय। नेपियर संग्रहालय कहाँ स्थित है। नेपियर संग्रहालय जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आइए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम
किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया? 1974 होगा, 1973 होगा, 1972 होगा, 1970 होगा। इसमें से आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। यदि नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन नंबर सी 1972 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो यहाँ पे कब लागू किया गया? ये जो लागू किया गया, कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी में लागू किया गया। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको लागू किया गया, लेकिन क्यों लागू किया गया? तो इसको क्यों लागू किया गया देखते हैं। आइए, यहाँ पे अवैध तस्करी, अवैध, इसको क्यों लागू किया गया? वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए। किस लिए? वन्य जीवों की सुरक्षा। पहला कारण ये हो गया। क्या हो गया? वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा। वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा हो गया। क्या हो गया? वन्य जीवों की सुरक्षा। और दूसरा इसका कारण जो है वो अवैध तस्करी को रोकने के लिए। किस लिए? अवैध तस्करी को रोकने के लिए। किस लिए? अवैध तस्करी, अवैध तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया। यही दो कारण है। पहला मुख्य कारण जो है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इसको लागू किया गया। विशेष रूप से इसका मुख्य कारण यही था कि वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रवाद, मंजीरा और मनेर नदियां किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्रवद, मंजीरा और मनेर किस नदी की दाहिने हाथ की सहायक नदियां हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो इसमें से किस, इसमें जो नदियां हैं प्रवाद, मंजीरा और मनेर, तो ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदी है, दाहिने हाथ की सहायक नदियां हैं। किस नदी की दाहिने हाथ की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी के दाहिने हाथ की सहायक नदियां हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या है हमारा? केवड़िया, दूसरा ललितपुर, सी पटना, डी भिलाई। तो हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवड़िया। यहाँ पे केवड़िया, अब बात आती है कि केवड़िया किस राज्य में है? केवड़िया कहाँ पे है? केवड़िया राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और जो ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एक किसकी यूनिटी प्रतिमा है? यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं हमारे हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे। क्या रहे? उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री और पहले रक्षा मंत्री भी रहे। पहले रक्षा मंत्री भी रहे। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल जी, जिनकी प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, वो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री व पहले रक्षा मंत्री भी थे। अब यहाँ पे बात आती है कि जो भिलाई है, भिलाई किस लिए प्रसिद्ध है? भिलाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो भिलाई आयरन और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई किस लिए प्रसिद्ध है? आयरन और इस्पात उत्पादन के लिए। किस लिए? आयरन और इस्पात उत्पादन के लिए। किस लिए? इस्पात उत्पादन के लिए। किस लिए जाना जाता है? आयरन और स्टील उत्पादन के लिए। सॉरी, किस लिए? स्टील उत्पादन के लिए। किस लिए? स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? हमारा जो भिलाई है आयरन और स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता है हमारा। यहाँ पे आइए अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हमारा है समुद्री निकायों और समुद्र में पानी कैसा होता है? यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि समुद्र में पानी खारा होता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना है कि समुद्री निकायों और समुद्र में पानी कैसा होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, खारा होता है पानी। समुद्र में पानी कैसा होता है? तो समुद्र में पानी खारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं और लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। यहाँ पे क्या है? कौन सी नदी है कि ताप्ती के समांतर बहती है और
जाकर के उसको विपरीत दिशा में खाली करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा होगा, कृष्णा होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, डी होगा। यहाँ पे क्या होगा? हमारा ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ पे कौन सी नदियां हैं जो कि विपरीत दिशा में बहती हैं और जाकर के इसको, जो कि समांतर बहती हैं और विपरीत दिशा में इसको खाली कर देते हैं। कौन सी नदी होगी? हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा नदी। क्या होगा? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दो नदी ऐसी हैं जो कि समांतर एक दूसरे के बिल्कुल समांतर बहती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता रहता है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के बाहर ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता रहता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? होमिया, मीजोप्लेनेट, सुपर अर्थ या एक्सोप्लेनेट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा एक्सोप्लेनेट एक ऐसा ग्रह है, एक्सोप्लेनेट एक ऐसा ग्रह, सौरमंडल का एक्सोप्लेनेट एक ऐसा ग्रह है जो हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता रहता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं एवं उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। यहाँ पे सौरमंडल किसे कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं एवं उल्काओं व अन्य आकाशीय पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूमकेतुओं, ग्रहों, उल्कापिंडों और अन्य आकाशीय पिंडों को समूह को सौरमंडल कहा जाता है। यहाँ सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें से सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बुध। कौन सा? सूर्य के निकट जो सबसे ग्रह है कौन सा है? आ जाता है बुध। यहाँ पे क्या है? शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारा क्या इसका उत्तर क्या रहेगा? जो सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। फिर अगला क्या है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। तो सौरमंडल के किन ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है और मंगल है। इन 5 ग्रहों को हम अपनी खुली आंखों से सौरमंडल में देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर एवं लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कौन सी 4 नदियां, यमुना, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है? यहाँ पे कौन सी नदी जो है जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है? कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? यमुना है, गंगा है, सिंध है, ब्रह्मपुत्र है। इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सी, सिंध नदी, जो कि जास्कर एवं लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है। कहाँ पे बहती है? लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच में बहती है। सिंध नदी जो है इसको लद्दाख की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लद्दाख की जीवन रेखा। सिंध नदी को लद्दाख की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सिंध नदी को लद्दाख की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ पे लद्दाख की जो राजधानी है, तो लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्या है राजधानी लद्दाख की? लेह। क्वेश्चन कहाँ गया? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। अब ये जो लेह शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख की राजधानी लेह जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लद्दाख की राजधानी लेह जो शहर है वो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां बसा हुआ है? सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। हमारा हिमालय पर्वत जो है उसकी उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय, महाभारत हिमालय व महान हिमालय। तो किस नाम से जाना जाता है, बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आता है जो ऑप्शन सी है, यहाँ पे महाभारत नाम का हिमालय है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही कट कर देना है, यहाँ पे इसके बारे में कोई सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। यहाँ पे क्या आया, पानी की अधिकतम मात्रा, पानी की जो अधिकतम मात्रा है वो किस मिट्टी में बनी रह सकती है। तो इसमें जो गाद है इसमें नहीं बनी रह सकती। रेत में इसमें जितना पानी डालोगे उतना ज्यादा चलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो चिकनी मिट्टी हमारा ऑप्शन है वही राइट होगा, क्योंकि यह बिल्कुल दोमट मिट्टी होती है, इसमें पानी ऊपर से भरा रहता है, क्योंकि उस ऊपरी परत जो है उसकी बिल्कुल बराबर होती है, चिकनी होती है। इसमें पानी अंदर मिट्टी के अंदर बहुत कम मात्रा में जा पाता है, और जो बालू जो रेत है यहाँ पे और चिकनी बलुई मिट्टी है इसमें पानी इसके चिकनी मिट्टी के अपेक्षा चिकनी बलुई में पानी अधिक अंदर चला जाता है मिट्टी के, और रेत में तो पानी बहुत ज्यादा लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन है, पानी जो चिकनी मिट्टी है उसमें सबसे अधिक पानी बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। यहाँ पे जो भूमि पर उत्पादन के भूमि द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं उनको सबसे ज्यादा कौन उनका उत्पादक कौन है, उनका उत्पादन कौन करता है, और उसका उपभोक्ता यानी कि उनको ग्रहण कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, मानव, क्योंकि पौधे किसी का उत्पादन नहीं कर सकते, सरीसृप भी नहीं कर सकते और ग्रह भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। यहाँ पे जो मानव है, मानव जो है वो भू संसाधनों का उत्पादन करता है और उनका उपभोग भी स्वयं करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिलवाड़ा और जराग पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिलवाड़ा और जराग पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। यहाँ पे किस राज्य में स्थित है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ए राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आता है कि हरियाणा राजस्थान में कौन सी है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां, कौन सी, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां स्थित है। फिर यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है, मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा धूपगढ़ पर्वत, क्या स्थित है, धूपगढ़ पर्वत। धूपगढ़ पर्वत जो है कहाँ स्थित है, धूपगढ़ पर्वत जो है वो कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ पर्वत जो है वो कहाँ स्थित, धूपगढ़ पर्वत में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ धूपगढ़ पर्वत की जो बात करता है, यहाँ धूपगढ़ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। कितनी, 1352 मीटर। धूपगढ़ पर्वत जो है वो कितना ऊंचा है, 1352 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे बात आती है हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा में कौन सी, यहाँ जो हरियाणा है, हरियाणा में कौन सी चोटी है, हरियाणा की जो चोटी है वो कौन सी है, करोह चोटी। कौन सी, करोह चोटी। यहाँ पे हरियाणा की कौन सी चोटी है, यहाँ पे पहली हो गई, देखिए दिलवाड़ा और जरगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। फिर धूपगढ़ पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है, धूपगढ़ पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर बात आती है हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा में कौन सी स्थित है, करोह पर्वत चोटी। कौन सी पर्वत चोटी, करोह, कौन सी, करोह। करोह पर्वत चोटी जो स्थित है, यह कहाँ पे स्थित है, शिवालिक पर्वत, हमारा जो हिमालय का बिल्कुल निचला भाग है जिसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय, या शिवालिक हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, शिवालिक श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है, शिवालिक श्रेणी में। जो हरियाणा की करोह चोटी है ये कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1467 मीटर। कितनी, 1467 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है, 1467 मीटर करोह चोटी, जो कि हरियाणा में स्थित है, हरियाणा राज्य में पड़ता है और हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी में स्थित है। कौन सी, करोह चोटी। अब यहाँ पे बात आती है गुजरात, गुजरात में कौन सी चोटी स्थित है, गुजरात में कौन सी चोटी स्थित है, तो यहाँ पे गिरनार चोटी। कौन सी, गिरनार चोटी। कौन सी चोटी स्थित है, गिरनार। यहाँ पे कौन सी चोटी स्थित है, गिरनार चोटी। गिरनार चोटी कहाँ स्थित है, गिरनार चोटी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है
एक इसकी ऊंचाई कितनी है? 1031 मीटर। कितनी? 1031 मीटर। गुजरात की जो गिरनार चोटी है इसकी कितनी ऊंचाई है? 1031 मीटर इसकी ऊंचाई है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तिराय और नुवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तिराय और नुवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तिराय और नुवा नदियां जो है वो भारत के किस राज्य में बहती हैं? यहाँ पे ऑप्शन में पहला होगा गोवा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमालय। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, सी अरुणाचल प्रदेश में बहते हैं। कि तिराय और नुवा नदियां जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, रंग रंगनाथपट्टनम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? रंगनाथपट्टनम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? रंगनाथ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है, केरल में स्थित है, तेलंगाना में स्थित, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? रंगनाथपट्टनम कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे बात करते हैं कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब महाराष्ट्र, यहाँ पे जो रंगनाथपट्टनम है वो कहाँ में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है? कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है? इसमें से क्या होगा? पालकोड़ा की पहाड़ियां, कि महाबलेश्वर की पहाड़ियां, या अन्नामलाई की पहाड़ियां, या नीलगिरी की पहाड़ियां? तो यहाँ जो है हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ियां कौन सी हो जाएंगी हमारी? हमारा पहला ऑप्शन पालकोड़ा की पहाड़ियां हमारी जो है, हमारी पालकोड़ा की पहाड़ियां जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है पालकोड़ा की पहाड़ियां। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो आता है महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ियां स्थित है, या बन सकता है महाबलेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अन्नामलाई, फिर यहाँ हमारा आता है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियां भी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ियां, हमारा अगला है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है, इन पहाड़ियों को लेकर एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे पहला बन सकता है पालकोड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर आएगा महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, सॉरी। फिर अगला आता है हमारा अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये कहाँ पर? अन्नामलाई की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु में स्थित है। और फिर अगला हमारा क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की और अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अब हमारा क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अब इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? हमारा क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये देखते हैं, कृष्णा नदी गिरती है, गोदावरी है, कावेरी है, या नर्मदा? हमारी जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी है? नर्मदा नदी है। ये हमारी जो नर्मदा नदी है ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? वर्षा जल को, छतों पर वर्षा जल को संचयन करने वाला, संचयन करना अनिवार्य बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है? यहाँ पे क्या होगा? वर्षा जल को, जो हमारा क्वेश्चन है, वर्षा जल को छतों पर संचयन करना किस राज्य ने सबसे पहली बार अनिवार्य किया था? तो किस राज्य ने अनिवार्य किया था इस क्वेश्चन इसको? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन क्या है? मिजोरम है, मेघालय है, तमिलनाडु है, व आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले इसको जो अनिवार्य किया है, बिल्कुल अनिवार्य कर दिया कि वर्षा जल को हमारे जो छतों, घर की छतों पर इसको एकत्रित करना अनिवार्य हो गया है। कहाँ पे अनिवार्य हुआ है? पूरी तरीके से अनिवार्य किसने किया? तमिलनाडु ने किया। अब ये जो बाकी के हैं हमारे राज्य, इन्होंने भी पूरी तरीके से अनिवार्य नहीं किया है। हमारा अगला क्वेश्चन, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के
बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे जो है हम मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की जो खाली जमीन होती है उसको कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो हमारी मिट्टी की परत होती है इसमें जो हमारा यहाँ पे क्या है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जब इसको कार्बनिक पदार्थ की परत द्वारा ढका जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? मल्चिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मल्चिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आज की क्लास में बस इतना ही। हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।